नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है चार बहुओं वाली सास। दोस्तों, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। थोड़ी परेशान सी विनीता अपनी देवरानी मेघा से कहती है, क्या मेघा, मैंने देवर जी को कल ही फ़ोन कर दिया था कि आकर के माँ जी को ले जाए। पूरा दिन निकल गया, लेने के लिए नहीं आए। ऐसा भी कहीं होता है क्या? पिछले महीने जब माँ जी को मेरे पास आना था तो मैंने सुरेश को सुबह 8 बजे ही तुम्हारे पास लेने के लिए भेज दिया था। अरे दीदी, गुस्सा क्यों करती हो? वह तो माँ जी को लेने के लिए आ ही रहे थे कि अचानक बच्चों के स्कूल से फ़ोन आ गया कि पेरेंट्स मीटिंग है, इसलिए उधर जाना पड़ा। आज नहीं तो कल माँ जी को ले आएंगे। आप इतनी परेशान क्यों हो रही हो? अब तो तुम्हारे स्कूल की मीटिंग खत्म हो गई होगी। देवर जी को कहो आकर के माँ जी को लेकर जाए। और कौन सा हम अलग शहर में रहते हैं, दोनों एक ही शहर में तो हैं। आने जाने में कितना समय लगता है। मैं एक दिन भी माँ जी को अपने पास और नहीं रख सकती। अगर एक दिन ज़्यादा रखूंगी तो समझ लेना, जब 4 महीने बाद माँ जी का मेरे पास आने का समय होगा तो मैं एक दिन बाद ही बुलाऊंगी। ठीक है दीदी, मैं इनसे बात करके बताती हूँ। अगर टाइम होगा तो अभी माँ जी को लेने आ जाएंगे। बात करके बताने से तुम्हारा क्या मतलब है? देवर जी को बोलो अभी के अभी माँ जी को लेने के लिए आए। इसमें बात करने वाली कौन सी बात है? जब हम सब चारों भाइयों ने मिल बैठकर तय किया था कि 1 महीने के लिए माँ जी को अपने पास रखेंगे, तो फिर मैं क्यों उन्हें एक दिन अपने पास ज़्यादा रखूं? इतना कहकर विनीता फ़ोन काट देती है। दरवाजे के बाहर बैठी हुई रमा जी बहू की बातें सुनकर दुखी हो जाती है। आज उनकी 4 बेटों और बहुओं ने उन्हें 1 महीने के लिए बांट लिया है। एक दिन भी अगर किसी बहू के घर ज़्यादा रह लेती हूँ तो उन्हें बुरा लगने लगता है। तभी विनीता अपने कमरे से निकलती है और रमा जी को दरवाजे के पास बैठा हुआ देखकर चिल्लाती हुई कहती है, तुम इधर मेरे दरवाजे के बाहर क्यों बैठी हो? लगता है छुप छुप कर मेरी बातें सुन रही हो। शर्म नहीं आती है अपनी बहू की चोरी छिपे बातें सुनते हुए? नहीं बहू, मैं तुम्हारी बातें नहीं सुन रही थी। मैं तो तुम्हारे पास किसी काम से आई थी। तुम फोन पर बात कर रही थी तो उधर जमीन पर ही बैठकर तुम्हारे आने का इंतजार करने लगी। ऐसा क्या आफत आ पड़ी थी जो तुमने अपने स्टोर रूम में बैठकर मेरा इंतजार नहीं कर सकती थी? जब मैं फोन पर बात कर लेती तब मुझे बता देती क्या काम था। अब बताओ, किस काम के लिए आई थी? बहू, तुमने दोपहर में मुझे खाना नहीं दिया था और ना ही मेरे हिस्से का खाना बनाया था, लेकिन अभी तक सबसे छोटा वाला बेटा मुझे लेने के लिए नहीं आया। पता नहीं वह आज आएगा भी या नहीं। कुछ तो खाने को दे दो। सुबह नाश्ता ही किया था, बहुत तेज भूख लगी है। पूरा दिन निकल गया है। तो क्या हो गया, पूरा दिन निकल गया तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा तुम्हारा। और तुम्हारे शरीर को देखकर तो नहीं लगता कि तुमने खाना नहीं खाया है। हट्टी कट्टी तो लग रही हो। यह लो, तुम्हारे पोते के स्कूल के टिफिन में आधा पराठा बच गया था, इसी को अचार से खा लो। और तुम्हारे लिए मैं कुछ अलग से बनाने वाली नहीं हूँ, क्योंकि अभी मेघा से फ़ोन पर बात हुई थी। घंटे भर में देवर जी लेने आते ही होंगे। अब उसी के घर में जाकर खाना खाना। रमा जी टिफिन में बचे आधे पराठे को अचार के साथ खाने लगती है। इधर विनीता अपना और बच्चों के लिए खाना तो बनाती है, लेकिन रमा जी के लिए खाना नहीं बनाती। छोटे बेटे के आते आते रात के 8 बज गए। विनीता ने पहले से ही उनके सामान को एक झोले में भर कर रख दिया था। जैसे ही छोटा बेटा आया, रमा जी को भेजकर विनीता ने एक लंबी सांस ली। चलो, अच्छा है बुढ़िया गई। अब 3 महीने तक आराम से पैर फैलाकर घर में सोऊंगी। बड़ी आशा के साथ रमा जी अपने दूसरे नंबर की बहू मेघा के घर गई। उधर मेघा अपने बच्चे को खाना खिला रही थी। शाम को रमा जी जब अपने तीसरे नंबर के बेटे बहू के घर पहुंची तो बहू ने फॉर्मेलिटी के लिए 1 कप चाय बनाकर उन्हें पकड़ा दी। इसके बाद थोड़ी बहुत बातचीत की और अपने 7 साल के बेटे को लेकर कहने लगी, माँ जी, मैं गोलू को सुलाने जा रही। अगर जल्दी नहीं सुलाऊंगी तो सुबह स्कूल के लिए जल्दी नहीं उठेगा। अरे बेटा, अभी इतने दिनों बाद तो मैं अपने पोते के पास आई हूँ, थोड़ी देर मेरे साथ खेलने दो, फिर सुला लेना। माँ जी, अभी पूरे महीने तो मेरे पास ही रुकने वाली हो, तो मिल लेना अपने पोते से। ऐसे भी क्या जल्दी है, अभी 1 महीने तक नहीं जाने वाली हो। रमा जी को भूख तो बहुत तेज लग रही थी, क्योंकि छोटी बहू ने भी उन्हें कुछ खाने को नहीं दिया था। बहू से कहा कि बहू,
मुझे कुछ खाना तो देती जाओ, फिर चली जाना। तेज भूख लगी है। क्यों माँ जी, आप विनीता दीदी के घर खाना नहीं खा के आई? मैं तो सोच रही थी कि आप उधर ही खाना खाकर आएंगे, इसलिए आपका खाना इधर नहीं बनाया। अगर आप इधर खाना खाने वाली थी तो एक बार फोन करवा देती। हम लोगों ने तो खाना बनाकर खा लिया और अब तो हमारी सोने का समय हो गया है। बहू की बात सुनकर रमा जी स्तब्ध रह गई कि आज उन्हें अपने 2 वक्त के खाने के लिए बेटे बहू के घर में 4-4 बार खाना मांगना पड़ रहा है और फिर भी खाने को नहीं मिल रहा। रमा जी का बेटा बहू के पास रहने का अनुभव बहुत ही कड़वा था। बहू तो अपने बेटे को लेकर कमरे में सुलाने चली गई। बेटा भी अपनी टीवी पर न्यूज़ देखने लगा। वह खुद ही रसोई में गई। खाने के लिए देखा तो सारे बर्तन धुल कर रखे हुए थे। कुछ भी खाने के लिए नहीं था। फ्रिज खोलकर देखा तो उसमें थोड़ी सी चावल की खीर रखी हुई थी। रमा जी खीर खा लेती है और हॉल में बैठे हुए अपने बेटे से कहती है, बेटा मुझे कौन से कमरे में सोना है? बेटा माँ का सामान लेकर ऊपर कमरे में ले जाता है। एक छोटा सा कमरा बना हुआ है जिसमें पहले से ही इतना सामान अटा पड़ा है कि पैर रखने की जगह नहीं है। माँ, इसी कमरे में तुम्हें सोना है। आज से ये कमरा तुम्हारा है। कमरे की हालत देखकर रमा जी कहती है, इस कमरे में मैं कहाँ सोऊंगी? इसमें तो पैर रखने की जगह नहीं है। कहाँ अपने बिस्तर लगाऊंगी? अरे माँ, इस सामान को एक दूसरे के ऊपर रख दो, तुम्हारे लिए जगह हो जाएगी। अब इतना भी नहीं कर सकती क्या? ये भी मैं करूँ? एक बड़े से बैग को बक्से के ऊपर रखते हुए बेटे ने कहा, यह लो, हो गई जगह, थोड़ी सी तुम कर लेना। दरी उधर ही रखी है, उसको बिछाकर सो जाना। इस कमरे में कोई खिड़की नहीं है, ना ही कोई कूलर लगा है। बहुत ज़्यादा गर्मी है, कैसे सोऊंगी इसमें? नीचे वाला एक कमरा खाली पड़ा है, उसमें कूलर भी लगा है। चलो मैं नीचे कमरे में सो जाऊंगी। रमा जी की बात नीचे खड़ी हुई मेघा को सुन लेती है और कहती है, नहीं माँ जी, ये कमरा तो मेहमानों के लिए खाली करके रखा है। अगर इस कमरे को तुम्हें दे दिया और बाद में कोई मेहमान आया तो उसे कहाँ रुकवाऊंगी? और फिर तुम्हें 2 दिन तो रुकना नहीं है, पूरे 1 महीने के लिए आई हो। ऊपर ही अपनी व्यवस्था करो। बेटी बहू तो आराम से अपने एसी वाले कमरे में जाकर सो गए, लेकिन रमा जी को पूरी रात नींद नहीं आई। अपनी दरी उठाकर छत पर बिछा लेती है। छत पर थोड़ी गर्मी से राहत मिलती है, लेकिन मच्छरों ने काट काट कर बुरा हाल कर दिया। 5 बजे ही नीचे आ गई। थोड़ी देर तक तो वह चुपचाप बैठी रही। उसके बाद बेटे को आवाज़ देने लगी। बेटा बहू आंखें तरीरते हुए कमरे से निकले और चिल्लाते हुए कहने लगी, ये क्या तरीका है माँ? सुबह की नींद खराब कर दी। पहले तो सीढ़ियों के दरवाजे खोलकर इतनी तेज आवाज़ कर दी, तभी हमारी आंख खुल गई थी। जैसे तैसे दोबारा सोने की कोशिश की तो आवाज़ देकर हमें जगा दिया। आज तो जगा दिया, कल से जल्दी से नीचे मत आना, क्योंकि हम लोग 6 बजे ही जागते हैं। बेटा गांव में तो मैं हमेशा 5 बजे जाग जाती थी, तो वही आदत अभी भी है। गांव में जागती होंगी। ये मेरा घर है, तो इधर तुम्हें मेरे हिसाब से रहना पड़ेगा। और फिर एक दिन के लिए तो तुम आई नहीं हो, पूरे महीने रहना है, तो अपने आप को बदल लो। बार बार बेटे बहू के मुंह से 1 महीने की बात सुनकर रमा देवी बड़ी दुखी हो जाती है। ऐसे लगता है कि वह अपने बेटे बहू के घर में एक बोझ बनकर आ गई, जिसे वे एक एक दिन करके काट रहे हैं। उन्हें बिल्कुल भी एहसास नहीं हो रहा है कि यह उनके बेटे बहू का घर है। रमा जी चुपचाप से अपने बेटों का व्यवहार देख रही थी। सबसे छोटी बहू का व्यवहार तो वह पहले ही देख चुकी है। अब दूसरी बहू के इधर रह रही थी और उधर भी कुछ ऐसा ही हाल है। एक दिन रमा जी अपनी बहू से कहती है, बहू बहुत दिनों से कढ़ी नहीं खाई है, खाने का मन हो रहा है। तुम कहो तो रसोई में मैं ही बना देती हूँ। नहीं माँ जी, मेरे घर में कढ़ी कोई नहीं खाता, ना तो मुझे पसंद है और ना ही तुम्हारे बेटे को। और रही बात पोते की, वह तो कढ़ी को देखकर ही नाक मुंह सिकोड़ता है। इससे अच्छा है कि तुम हम लोगों के साथ ही छोले चावल खा लेना। बहू छोले तो बहुत भारी होते हैं, उनसे मुझे पेट में गैस भी बनती है। कढ़ी नहीं बनानी तो कोई बात नहीं, तोरी या लौकी ही बना देना, मैं उसी से रोटी खा लूँगी। बहू उनकी एक बात नहीं सुनती और अपने हिसाब से घर में खाना बनाती है। जब खाना खाने की बारी आती है तो देखती है कि बहू ने उनके लिए कुछ भी नहीं बनाया। अगर वह छोले खाएंगी तो दिक्कत हो जाएगी। रमा जी अपनी थाली से छोले निकालकर एक कटोरी में दूध लेकर आ गई तो बहू ने चिल्लाते हुए कहा, तुमने किससे पूछकर दूध लिया है?
तुम्हें पता नहीं है शहर में कितना महंगा दूध आता है, और दूध मैं सिर्फ अपने बेटे के लिए मंगाती हूँ। दूध की कटोरी छीन कर बहू रसोई में वापस रख देती है। ना चाहते हुए भी रमा जी को छोले चावल खाने पड़े। खा तो लिया, लेकिन जिस चीज़ का डर था वही हो गया। उनका पेट खराब हो गया। दूसरे दिन वह अपनी बेटी से कहती है, बेटा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरे लिए दवाई ले आना। तो बहू चिड़चिड़ाती हुई कहती है, अगर तुम पहले से बीमार थी तो अपनी छोटे बहू बेटे के इधर ही इलाज करा कर क्यों नहीं आई? अब इधर एक तो हम तुम्हें अपने पास में रखें और तुम्हारा इलाज भी कराएं। बहू की बात सुनकर रमा जी की आंखों में आंसू आ गए कि अपने बेटे बहू के घर में ही वह एक गोली के लिए तरस गई। बड़ी मुश्किल से रमा जी का 1 महीना अपने तीसरे नंबर की बेटे बहू के घर कटता है, और अगला महीना शुरू होने के 2 दिन पहले ही दूसरे नंबर के बेटे का फोन आता है कि इस महीने मेरे पास माँ को मत भेजना, क्योंकि हम लोग गर्मी की छुट्टियों में घूमने जा रहे हैं। मेरी सबसे बड़े वाले भैया से बात हो गई है। भैया भाभी घर पर ही हैं, इसलिए माँ को अभी इस महीने उनके घर छोड़ देना। जब हम घूमकर वापस आ जाएंगे तब अगले महीने हम अपने पास बुला लेंगे। जब सबसे बड़े वाले बेटे को इस बात का पता चलता है तो वह कहता है, अच्छा ये भी कोई बात होती है? इस महीने माँ तुम्हारे पास आने वाली थी तो मैं अपने पास कैसे बुला लूँ? और वैसे भी क्योंकि छुट्टियाँ शुरू होने वाली हैं, मनीषा और बच्चे अपने मामा के घर जाने वाले हैं। मैं अभी माँ को अपने पास नहीं बुलाऊंगा। जिसकी बारी है वही माँ को अपने पास बुलाए। मैं 1 महीने पहले उन्हें क्यों बुलाऊं? ऐसा कहकर बेटा फोन काट देता है। इधर चारों बहुओं में घमासान होने लगता है। सब एक दूसरे को फोन करने लगती हैं। जिस बहू के घर में रमा जी थी वह घबराकर अपनी दोनों जेठानी को फोन करती है। कहती है, मुझे नहीं पता, आप दोनों जल्दी से डिसाइड करो कि अब माँ जी किसके पास जाएंगी, क्योंकि कल ही 1 तारीख है। भाई साहब को बोल देना आकर माँ जी को ले जाए। बहू बेटे का व्यवहार रमा जी से छुपा नहीं था। वह बेटे के ऐसे व्यवहार की वजह से बड़ी दुखी हो जाती है। दुखी होकर कमरे में आकर बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। अपने पति को याद करने लगी। आपको गए हुए अभी 3 महीने ही हुए हैं और मेरा क्या हाल हो गया। बच्चों ने अपनी माँ को एक फुटबॉल बना दिया, जिसमें ना तो भावनाएं हैं और ना ही दिल। रमा जी अपनी पुरानी बातों को याद करने लगती हैं। 4 महीने पहले तक वह अपने गांव में कितने आनंद के साथ रह रही थी, कोई कमी नहीं थी। हालांकि उनके 2 कमरों का छोटा सा घर बना हुआ था, लेकिन बहू बेटों के शहरों के बड़े मकान से भी बड़ा सुकून देने वाला था। गांव में रमा जी के पति श्याम बाबू की जमीन थी। वह खेती बाड़ी खुद ही करते थे, और खेती बाड़ी के पैसों से उन्होंने अपने चारों बेटों को पढ़ाया लिखाया था। अपने समय पर दोनों पति पत्नी ने खूब मेहनत की, जिससे हमारे चारों बच्चों को गांव में रहकर खेती बाड़ी का काम ना करना पड़े, आराम से नौकरी करें, और उनकी मेहनत रंग लाई। चारों बेटों को सरकारी नौकरी लग गई। श्याम बाबू और रमा जी खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। धूमधाम से अपने चारों बेटों की शादियां की। घर में बहू आई। शादी होने के कुछ दिनों बाद अपने पति के साथ शहर को चली गई। गांव में दोनों पति पत्नी रह गए। एक बार श्याम बाबूजी ने रमा जी से कहा, भगवान चलो अब तो हमारे बेटे शहर में रहते हैं, हम आराम से अपने बेटे बहू के साथ शहर में ही रहेंगे। तो रमा जी ने मना कर दिया कि अभी से हम बहू बेटों के पास जाकर क्यों रहेंगे, आराम से रहने दो। जब तक हमारे हाथ पैर चलते हैं तब तक हम दोनों गांव में ही रहते हैं, क्यों बहू बेटे को परेशान करना। रमा मैं सोच रहा हूँ घर थोड़ा छोटा है, 1-2 कमरे और बनवा लो, फिर हम आराम से अपने नए घर में रहेंगे और तुम्हारे भी काम हो जाएंगे। इसके लिए रमा जी तैयार हो जाती है। बहू बेटों को जब पता चलता है कि माँ और पिताजी गांव में घर बना रहे हैं तो गुस्सा होते हुए कहते हैं, अब गांव में फालतू के पैसे लगाने की क्या ज़रूरत है, 2 कमरे बने तो हैं, तुम दोनों के लिए पर्याप्त हैं, फालतू का खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। श्यामलाल जी को एक दिन दिल का दौरा पड़ता है।
और रमा जी को दुनिया में अकेला छोड़कर चले जाते हैं। श्यामलाल जी के जाने के बाद उनके चारों बेटे बहू कुछ दिनों के लिए यहाँ गांव में आते हैं और तेहरवा करने के बाद चारों बेटे आंगन में बैठकर बातचीत करते हैं कि गांव में पिताजी की जितनी ज़मीन है उसको बेच दिया जाए, क्योंकि हम लोग तो गांव में खेती करने वाले नहीं हैं। चारों बहुएं भी इस बात पर हामी भर देती हैं। अब बात आती है रमा जी की। हम गांव का घर तो बेच देंगे, फिर माँ किसके साथ रहेगी? कहने को तो रमा जी के 4 बेटे हैं, लेकिन चारों बेटे आज आंगन में बैठकर यह चर्चा कर रहे हैं कि माँ को कौन रखेगा, माँ किसके साथ रहेगी। रमा जी चुपचाप से अपने बहू बेटों का वार्तालाप सुन रही है। तभी दूसरे नंबर का बेटा कहता है, ऐसा करते हैं, हम 1-1 महीने के लिए माँ को अपने पास रख लेंगे। वैसे भी हम 4 लोग हैं, जब एक बार रखेंगे तो 3 महीने बाद ही हमारा नंबर आएगा। सभी लोग इस बात पर सहमति दे देते हैं, लेकिन जब बेटे ज़मीन बेचने के लिए जाते हैं तो पता चलता है कि पिताजी जाने से पहले ज़मीन माँ के नाम कर गए हैं। घर आते ही माँ पर बरसते हुए कहते हैं, माँ, पिताजी ने ज़मीन आपके नाम कब करवाई और हमें बताया भी नहीं। बेटा, मैंने तो मना किया था, लेकिन तुम्हारे पिताजी ज़बरदस्ती कुछ दिन पहले ज़मीन मेरे नाम कर गए। इस बात को सुनकर चारों बेटे बहू भड़क जाते हैं, लेकिन अब कुछ कर भी नहीं सकते। इसलिए सभी लोग यह डिसाइड करते हैं, अभी हमारे पास समय नहीं है, माँ को 1-1 महीने के लिए अपने पास रख लेते हैं। उसके बाद दिवाली पर आएंगे और माँ की नाम की जो ज़मीन है उसको बेचकर हम चारों भाई आपस में पैसा बांट लेंगे। और सबसे पहले रमा जी को उनके छोटे बहू बेटे अपने साथ ले गए। अभी वे दूसरे नंबर के बेटे बहू के घर में हैं, जहाँ पर उनका 1-1 दिन बड़ी मुश्किल से कट रहा है। अपनी आँखों के बहते सैलाब को पहुँचकर रमा जी सोचती है कि अभी तो ज़िंदगी बहुत बड़ी है और बेटा बहू के घर में अगर इस तरह से रहना पड़े तो यह नर्क से कम नहीं है। हर तरह की पाबंदी है, ना तो बहू समय से खाना देती है, ना ही कोई घर में मुझसे बात करता है। बेटे बहू को मुझसे बात करने की फुर्सत नहीं है। कोई मुझे मेरा दर्द पूछने नहीं आता कि तुम्हें क्या तकलीफ है। अकेले कमरे में बैठी आंसू बहाती रहती हूँ, लेकिन बेटा बहू को कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी नीचे से बहू की आवाज़ आती है, अरे माजी, ऊपर ही बैठी रहोगी क्या? अपना सामान लेकर नीचे आ जाओ। रमा जी अपना सामान लेकर नीचे आई तो देखा नीचे तो उन्हें कोई भी लेने नहीं आया। बहू, बड़ा बेटा तो अभी तक लेने नहीं आया, फिर मैं किसके साथ जाऊंगी? नहीं आए तो क्या आपको मैं इधर से भेजने की व्यवस्था कर दूंगी। पूरा 1 महीना हो गया है, अब तो आपको उनके घर जाना ही पड़ेगा। कमरे में आपका बेटा तैयार हो रहा है, वह बड़े बेटे के घर में छोड़कर आएगा। बहू की बात सुनकर रमा जी कुछ नहीं कहती, बस उनकी आंखों में आंसू आ गए। 4-4 बेटे बहुएं हैं, फिर भी आज उनकी क्या हालत हो गई है। जब बेटे पैदा हुए थे तो सभी लोग यही कहते थे कि बुढ़ापे पर तुम राज करोगी। क्या यही राज होते हैं? खैर, रमा जी छोटे बेटे के साथ सबसे बड़े वाले बेटे के घर पहुंच जाती है तो बड़ी बहू मायके जाने की तैयारी कर रही थी। बच्चे भी तैयार होकर घूम रहे थे। पता तो उन्हें पहले ही चल गया था कि देवर जी माजी को लेकर इधर आने वाले हैं। उन्होंने भी बाहर वाला कमरा उनके लिए साफ कर दिया था। बड़ी बहू रीना कहती है, माजी, तुम्हारे लिए बाहर वाला कमरा साफ कर दिया है, तुम्हें उसी में रहना है। रमा जी अंदर पूरा घर देखती है, क्योंकि बड़ी बहू का घर बहुत बड़ा था, लेकिन ज़्यादातर कमरों में ताले पड़े हुए थे। बेटा, तुमने घर में ताले क्यों लगाए हैं? माजी, मैं मायके जा रही हूँ तो घर में ताले लगाकर ही जाऊंगी। बहू, अब तो मैं घर में आ गई हूँ, पूरे घर को देखती रहूंगी। बहू कहती है, तो तुम्हारे लिए ही ताला लगाकर जा रही हूँ, पीठ पीछे पूरे घर में घूमती फिरोगी। रमा जी अपमान की घूंट पीकर रह गई। थोड़ी देर बाद रमा जी रसोई में गई तो रसोई का ज़्यादातर सामान खत्म था। चावल और आटा, दाल पड़ी हुई थी। बहू, रसोई में ज़्यादातर सामान तो खत्म हो गया है, मैं क्या बनाकर खाऊंगी? और फिर मायके तो तुम और बच्चे ही जा रहे हो, बेटा और हम तो इधर ही रहेंगे। 2 लोगों का खाना बनेगा। माँ जी, इनको तो मैंने बोल दिया है,
ऑफिस की कैंटीन में ही नाश्ता करेंगे और खाना खाएंगे। घर पर खाने की और बनाने की ज़रूरत नहीं है। और रही बात तुम्हारी, तो तुम्हारे लिए थोड़ा चावल, आटा और दाल पड़े हुए हैं। दाल रोटी और दाल चावल बनाकर खाती रहना। 10 दिनों की ही तो बात है, उसके बाद मैं आ जाऊंगी। तभी रसोई का सामान खरीद लूंगी। अभी खरीद के जाऊंगी, खामखा सारा खराब हो जाएगा। इतना कहकर वो बैग उठाकर मायके के लिए चली गई। बहू के जाते ही रमा अपने बेटे से कहती है कि बेटा, जब से गांव से आई हूँ तो एक ही साड़ी पहन रही हूँ। उनमें से भी एक साड़ी उलझकर फट गई है। मुझे एक साड़ी दिला दो। बेटा चिल्लाते हुए कहता है, वैसे भी घर में इतने खर्च हैं, ऊपर से तुम्हें साड़ी दिलवाओ। यह सब मुझसे नहीं होगा। रमा जी सोचने लगती है कि बेटों के पैदा होने पर जहाँ मैं इतराती थी कि मेरे 4-4 बेटे हैं, मुझे हाथों पर रखेंगे, कोई कमी नहीं होने देंगे, लेकिन इधर तो 4-4 बेटे होने के बाद भी एक माँ उनके लिए भारी पड़ रही है। एक माँ को 2 वक्त का खाना खिलाने में बेटों के पसीने छूट रहे हैं, जबकि मैंने 4-4 बेटों को पाल लिया। नौकरी पेशा नहीं होते हुए भी एक बूढ़ी माँ को नहीं रख पा रहे हैं। इसके लिए एक दवाई या एक साड़ी लाने में भी आनाकानी करते हैं। बहुत हुआ, यह सब कुछ सहन नहीं करूंगी। मैंने एक महीने 3 बेटों के पास रहकर देख लिया। अब मुझे चौथे के पास जाने की जरूरत नहीं है। सबका व्यवहार मुझे समझ में आ गया है। अब मैं बहू बेटों का अपमान सहकर नहीं रहूंगी। रमा जी ने एक निर्णय लिया। सबसे बड़े वाले बेटे बहू के पास रमा जी का 1 महीने बड़े ही मुश्किल से कटता है और महीने के अंत में फिर से बहू आपस में फ़ोन करने लगती हैं और ऐसा लगता है कि उनकी सास नहीं, आफत आ रही है। लेकिन रमा जी अपने दूसरे नंबर के बेटे बहू के पास नहीं जाना चाहती। माँ, आज तुम तैयार रहना, 1 महीना पूरा हो गया है। अब आपको दूसरे बेटे के घर जाना है। नहीं बेटा, मैं उसके घर नहीं जाऊंगी। क्यों क्यों नहीं जाओगी? जब हम सब ने तय किया है कि 1 महीने सबके पास रहोगी, तो तुम्हें बीच में बोलने की जरूरत क्या है? रमा जी बड़ी ही सोच समझकर बेटी को जवाब देती है। अगर उन लोगों से अभी कुछ कहा तो गुस्सा करेंगे और फिर उन्होंने जो सोचा वो नहीं कर पाएगी। इसलिए वह शाम को कहती है, बेटा मैं सोच रही हूँ, गांव का घर बहुत दिनों से खाली पड़ा है। दिवाली का समय भी आ रहा है। घर में आंगन में बड़ी बड़ी घास हो गई होगी। जाकर घर की साफ सफाई कर लूंगी। फिर अगले महीने दिवाली पर तुम लोगों को भी तो आना है, तो घर साफ सुथरा रहेगा, रहने में आसानी होगी। इस बात के लिए सभी तैयार हो जाते हैं कि अच्छा है, माँ को नहीं रखना पड़ेगा, गांव में जाकर रहेंगी। जल्दी से बेटा माँ को गांव छोड़ आता है। गांव में अपने छोटे से घर में जाकर रमा जी एक सुकून की सांस लेती है और समझ में आ जाता है यही उनका असली घर है। 1 महीने में रमा जी बहुत बड़ा फैसला लेती है। गांव की जमीन जो कि उसके पति उनके नाम करके गए थे, उसी में से जमीन का कुछ हिस्सा बेच देती है और उन पैसों से वह घर के आंगन में बहुत सारी जगह पड़ी है, वहां पर अपने लिए 2 नए कमरे बनवाती है, जिसमें सारी सुख सुविधाएं हैं। गांव में लाइट की प्रॉब्लम रहती है, इसलिए एक इन्वर्टर भी अपने लिए खरीद लेती है। कमरे में एसी लगवा लिया, दूसरे कमरे में कूलर लगा था। रमा जी ने गांव में अपना ऐसा घर बनवाया था कि उनके अकेले के लिए पर्याप्त था और बहू बेटों के घर से ज़्यादा अच्छा। इन सारे कामों में पूरा महीना कब निकल गया रमा जी को पता ही नहीं चला। दिवाली के 3 दिन पहले ही बेटों का फ़ोन आया कि हम चारों भाई गांव आ रहे हैं। तुमने तो घर की साफ सफाई कर ली होगी, हमारे रहने का इंतजाम कर लेना, क्योंकि तुम्हें तो पता है गांव में बच्चों को एडजस्ट करना कितना मुश्किल होता है। अब तुम्हारी ज़मीन बेचने का काम करना है तो हफ्ते भर का समय तो लगेगा ही। दिवाली पर वैसे भी हम सब की छुट्टियां हैं, तो पूरे हफ्ते की छुट्टियां लेकर गांव आ रहे हैं। रमा जी कुछ नहीं कहती। अगले ही दिन बेटी बहू आ गए और गांव में जब उन्होंने पूरा एक पोर्शन बना हुआ देखा तो चिल्लाते हुए कहा, यह कमरा किसने बनवाया है और इतना सारा पैसा कहाँ से आया? अगर तुम्हारे पास इतना पैसा था तो हमें नहीं दे सकती थी? क्या गांव में फालतू का पैसा खर्च करने की क्या ज़रूरत थी? रमा जी भी कड़क आवाज़ में कहती है, मैंने कुछ ज़मीन बेच दी है और उसी के पैसों से अपने लिए घर बनवाया है और उससे सारी सुख सुविधाएं लगवाई हैं। देख लो, मेरे घर में एसी से लेकर कूलर तक सारी चीज़ें हैं, कोई कमी नहीं है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ज़मीन बेचने की? क्यों बेटा, ज़मीन मेरे नाम थी और मुझे कमरे की ज़रूरत थी। उनसे अब उन पुराने कमरों में नहीं रहा जाता, क्योंकि बारिश के मौसम में उनमें पानी टपकता है।
इसलिए मैंने अपनी ज़मीन बेचकर अपने लिए यह छोटा सा घर बनवा लिया। तुम्हें इसमें कोई तकलीफ हो रही है? तुम लोगों से तो पैसे नहीं लिए ना? माँ, तुमने यह सही नहीं किया। चारों बहू बेटे रमा जी पर भड़कने लगते हैं। रमा जी साफ साफ शब्दों में कह देती है, तुम्हारे पिताजी जमीन मेरे नाम करके गए थे, तो जमीन मेरी है, मैंने बेच दी। तुम लोग इतना परेशान क्यों होते हो? बेटे कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि रमा जी के मन में कहीं ना कहीं बहू बेटों का व्यवहार इस तरह से दुख रहा था कि उसकी चीज उन्हें बार बार दर्द दे रही थी, दुख देती थी। जब भी बहू बेटे के पास रहने के समय को याद कर लेती, उनकी आंखों में आंसू आ जाते। इसलिए गांव आकर उन्होंने सोच लिया था कि जब मेरे पति मेरे लिए मेरे नाम जमीन करके गए हैं, तो मैं क्यों ना अपना जीवन गांव में ही आराम से व्यतीत करूं। मेरे पति बहुत दूर की सोच रखने वाले थे, मेरे लिए बहुत अच्छा सोच कर गए हैं। जब उन्होंने मेरे लिए इतना सोचा है, तो मैं उनकी सोच पर पानी नहीं फेर सकती। हाँ, उन्होंने मेरे बुढ़ापे के लिए इतना कुछ सोचा, तभी तो जमीन बुढ़ापे में मेरे नाम कर गए और वह अपने कमरे में चली जाती है। पीछे से बेटे अपना अपना सामान नए कमरे में रखने लगते हैं और कहते हैं, माँ, दूसरे कमरे में ताला क्यों लगाया हुआ है? इसको भी खोलो। रमा जी कहती है, यह घर तुम लोगों के लिए नहीं बनवाया है। जाओ, सामान पुराने कमरे में रखो, उसी में जाकर रहना। क्यों माँ, आप इन कमरों में रहोगी और हम उन पुराने कमरों में जाकर रहेंगे? क्या समझ रखा है हमें? रमा जी कहती है, वही जो तुम सबने मुझे समझा था। जब तुम्हारे घर में गई थी, तो तुमने भी मुझे स्टोर रूम सोने के लिए दिया था। खुद एसी वाले कमरों में सो जाते थे और मुझे ऊपर के स्टोर में मच्छर काटते थे। मैं सोने के लिए तरसती थी। तो आज जब तुम मेरे घर आए, मैं तुम लोगों को स्टोर रूम नहीं दे रही, बल्कि पुराने कमरे जो साफ सुथरे हैं और जिसमें बैठने और लेटने की जगह है, वह दे रही हूँ। जाकर के अपना सामान उधर ही जमा लो। अरे माँ, क्यों फालतू की बातें करने लगी हो? बड़े बेटे ने कहा, चलो कमरे में ना सही, दूसरे वाले कमरे में ताला लगा है, उसकी तो चाबी दे दो। नहीं बेटा, वह कमरा मैंने आने जाने वाले मेहमानों के लिए रखा है, तुम लोगों के लिए नहीं। वहाँ के तेवर देखकर बेटे बहू दंग रह गए, लेकिन बाकी बात को उनके पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि उन लोगों ने भी अपने घर में माँ को इसी तरह से रखा था। अपनी छोटी सी नई रसोई में रमा जी खाना बनाकर खाने लगी थी। साथ में अपने छोटे छोटे नाती पोतों को भी बुला लिया। बहू बेटे जब खाने के लिए उनके पास आए, तो रमा जी ने कहा, मैंने तो खाना सिर्फ अपने लिए बनाया था, तुम लोग अपना खाना देख लो। वैसे भी पुराने वाले कमरे में एक तरफ चूल्हा बना हुआ है। अगर तुम में से किसी को चूल्हे पर खाना बनाना आता है, तो अपने लिए खाना बना दो। मैं अपनी रसोई में तुम लोगों का खाना नहीं बनाने दूंगी। अब क्या करते, गांव में आए थे पिताजी की जमीन को बेचने के लिए, लेकिन इधर तो कुछ और ही हो गया। भूखे पेट तो सो नहीं सकते थे। माँ से बहुत मिन्नतें की, लेकिन रमा जी ने अपनी रसोई में बहू को खाना नहीं बनाने दिया। जैसे तैसे उन सभी ने अपना पेट भरा, लेकिन रमा जी ने उन्हें अपनी रसोई में खाना नहीं बनाने दिया। रात में मच्छरों ने काट काट कर बहू बेटों का बुरा हाल कर दिया। बहू बेटों को इस तरह से परेशान देखकर एक पल को रमा जी को लगा कि वह अपने बहू बेटों के साथ अच्छा नहीं कर रही है, उन्हें अपने बगल वाले कमरे में ही बुला लेती। लेकिन दूसरे ही पहर उन्हें बेटा बहू का व्यवहार याद आ जाता है, जो उन लोगों ने अपने घर में रमा जी के साथ किया था। वह वापस से अपने कदम पीछे खींच लेती है। आसपास के लोगों को पता चलता है कि रमा जी के चारों बहू बेटे आए हैं, तो उनसे जाकर मिलने लगते हैं। कहते हैं, बहुत अच्छा किया जो तुम लोग यहाँ आ गए। अब दिवाली करके ही जाना। तीज त्योहार अपनी माँ के साथ ही किया करो, क्योंकि अब तुम्हारी माँ इधर अकेले ही रह गई है। अब चार लोगों ने इस तरह से कहा, और वैसे भी वह सभी एक हफ्ते की छुट्टी लेकर आए थे, तो गर्मी की छुट्टियों की वजह से मन मार के उन सभी को घर में रुकना पड़ा। रमा जी को सुबह 5 बजे ही उठने की आदत है। वह सुबह 5 बजे उठ गई और अपने भगवान की पूजा अर्चना करने लगी। पूजा करने के बाद उन्होंने शंख बजाया, जिसकी आवाज़ से बहू बेटे सभी जाग गए और चिल्लाते हुए आंगन में आए। क्या माँ, बड़ी मुश्किल से तो नींद आई थी और तुमने शंख बजाकर जगा दिया। इतनी सुबह सुबह शंख कौन बजाता है? रमा जी कड़क आवाज़ में बेटों से कहती है, यह तुम्हारा घर नहीं है, मेरा घर है। जब तुम्हारे घर में 5 बजे उठी थी, तो तुमने 5 बजे उठने से मना कर दिया था, लेकिन मेरे घर में मैं अपने हिसाब से उठूंगी
और मेरे घर में तुम लोगों को भी मेरे हिसाब से ही उठना पड़ेगा। रमा जी की बातें सुनकर बेटे चुप हो गए, क्योंकि उनके पास माँ की बात का कोई जवाब नहीं था। सुबह होते ही रमा जी तैयार होकर बाजार जाने लगी, तो बेटों ने पूछा, कहाँ जा रही हो और तुमने कमरों में ताला क्यों लगा दिया? ताला लगाकर जाने की क्या जरूरत है? हम कोई चोर नहीं है जो तुम्हारे घर में चोरी कर लेंगे। और फिर ये घर हमारा भी तो है। क्या बेटा, मेरा घर तुम्हारा है और तुम्हारा घर मेरा नहीं है। जब मैं तुम्हारे घर आई थी तो तुम्हारी पत्नी भी तो सारे कमरों में ताला डालकर अपने मायके गई थी। तब तो तुम्हें नहीं लगा कि मेरा घर माँ का घर भी हो सकता है। रमा जी अपने बेटों को चुन चुन कर सबक सिखा रही थी, क्योंकि इन 3 महीनों में बेटे बहू ने उन्हें एक एक रोटी, एक एक कपड़े के लिए तरसा दिया था। खून के आंसू रोई थी वह अपनी बहू बेटों के घर में। बहू बेटों के घर में होते हुए भी उन्होंने जितना अकेलापन महसूस किया उतना कभी नहीं किया था। ना तो कोई उनसे बात करता था और ना ही उनकी कोई बात सुनता था। बाजार से आने के बाद रमा जी बहू बेटों को अपना सारा सामान दिखाते हुए कहती है, यह देखो, पूरे 2500 रुपये की साड़ी है, अपने लिए खरीद कर लाई हूँ। 2500 सुनकर बेटे भड़कते हुए कहते हैं, माँ, इतनी महंगी साड़ी लाई हो? बुढ़ापे में इतनी महंगी साड़ी पहनकर तुम्हें क्या करना है? पूरी जिंदगी तो इतने महंगे कपड़े कभी नहीं पहने जो अब खरीद कर लाई हो। शर्म नहीं आती फालतू की पैसे बर्बाद करते हुए? रमा जी बेटे के गाल पर एक थप्पड़ लगाते हुए कहती है, तुम्हें शर्म नहीं आती अपनी माँ को एक साड़ी के लिए मना करते हुए? अपने लिए लाखों खर्च कर लोगे, लेकिन मेरे लिए एक साड़ी लेने के लिए तुमने साफ इनकार कर दिया। भला हो मेरे पति का, जो दूर की सोचकर मेरे नाम जमीन कर गए। कम से कम बुढ़ापे में आराम से रहूंगी और मुझे तुम लोगों की ज़रूरत नहीं होगी। अगर मेरे हाथ में पैसे होंगे तो आराम से रहूंगी। उन पैसों के दम पर मैंने सारी सुख सुविधाएं समेटी हैं और ज़रूरत पड़ी तो किसी को भी पैसे देकर अपनी सेवा करवा लूँगी। माँ की बातें सुनकर बेटे बहू के होश उड़ गए, क्योंकि 2 दिन से वह अपनी माँ के बदला हुआ व्यवहार देख रहे थे। वही उनके होश उड़ाने के लिए काफ़ी था। उन्हें समझ में आ जाता है कि माँ से लड़ने में नहीं बल्कि मिलकर चलने में ही भलाई है। माफ़ी मांगते हुए सभी कहने लगते हैं, माँ, माफ़ कर दो, हमारे साथ शहर चलो। अब हम तुम्हारे शहर में बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, तुम्हारी खूब सेवा करेंगे। अब शिकायत का कोई मौका नहीं देंगे। मुझे शहर जाने की क्या आवश्यकता है? मैंने शहर को ही बुला लिया है। बताओ, मेरे घर में क्या कमी है? और अगर तुम लोगों के मन में मेरी सेवा करने की इतने ही भाव है तो जो भी बहू बेटा मेरे पास आकर 10-15 दिन रहेगा, उसी में अपनी ज़मीन में से जो पैसे आते हैं उसे थोड़ी बहुत मदद कर दूंगी, लेकिन सारे पैसे किसी को नहीं दूंगी। अभी ये हाल हो गया कि हर 2 महीने में कोई ना कोई बेटा अपने बच्चे और अपनी पत्नी को लेकर माँ के पास गांव आया करता है और उनका खाना बनाकर खिलाकर उनकी सेवा करता है। उसके बदले में रमा जी उनको खेती के जो पैसे आते हैं उनमें से थोड़ा बहुत धन की मदद कर देती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। यदि आपको कहानी पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।